जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकेंड यूनिट ऑलरेडी चल रहा है। इसमें जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट एक्सपेरिमेंटेड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। या इस प्रकार से पूछेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय द पोटेंशियोमेट्री एंड द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 25 नंबर कन्फर्म बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, यानी कि संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जब मेटल आयन लिगेंड से जुड़ता है तो यह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बता रहा है कि जब मेटल आयन लिगेंड के साथ जुड़ता है तो यह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स की स्थिरता फॉर्मेशन कांस्टेंट्स की हेल्प से स्पष्ट की जाती है। यदि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है तो स्टेबिलिटी भी हाई होगी। यदि हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो, क्या बता रहा है, यदि हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो तो हम इसकी स्थिरता ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू अनेक विधियों या मेथड से ज्ञात कर सकते। क्या बता रहा है कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है उसके अनेक विधियों के मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मेथड विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखते हैं विद्युतीय विधियां, यानी कि पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। दूसरा है पोलेरोग्राफी मेथड्स। फिजिकली केमिकली प्रॉपर्टीज पर डिपेंड परोक्ष विधियां भी कुछ होती हैं। पहला इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, तीसरा है हमारा यानी कि क्राइस्कोपिक एंड द इवोल्यूस्कोपिक मेथड, यानी इवोल्यूस्कोपिक मेथड। चौथा नंबर है क्लोरोमेट्रिक मेथड्स। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड होता है वह है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब इसको हम एक एक करके फुल डिटेल में देखते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर कभी कभी एक मेथड को भी थॉट क्वेश्चन में पूछ देता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो सभी मेथड को साथ में पूछा जाता है। सबसे पहला जो मेथड है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पीएच मेथड भी इसको कहते हैं। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल नोट पीडीएफ में देखते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स पीडीएफ है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यानी पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पीएच मेथड। स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्राप्त करने के लिए यह सबसे पुरानी और सबसे सही और सबसे विश्वसनीय मेथड है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसको प्राप्त करने की यह सबसे पुरानी और सबसे सस्ती और सबसे विश्वसनीय मेथड है। इस मेथड के प्रिंसिपल के अनुसार यदि आने वाले लिगेंड, क्या बता रहा है कि इस मेथड के प्रिंसिपल के अनुसार यदि आने वाले लिगेंड वीक बेस दुर्बल क्षार हो तो सेंट्रल मेटल आयन और प्रोटॉन के बीच में उस लिगेंड के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। इस मेथड को पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पीएच मेथड कहा जाता है। यह मेथड वैज्ञानिक जे वेरम द्वारा दिया गया था। इसमें हाइड्रोजन आयन का विभवमापी मापन करते हैं। क्या बताया है कि इसमें हाइड्रोजन आयन का विभवमापी मापन करते हैं, क्योंकि संकुली कारक लिगेंड सामान्यतः वीक एसिड एंड बेस होते हैं। एंड कंप्लेक्शन रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस होती है। हाइड्रोजन प्लस एंड मेटल आयन दोनों लेविस एसिड एंड द कॉम्प्लेक्सेशंस के दौरान मेटल आयन हाइड्रोजन आयन मुक्त फ्री करते हैं। क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं एंड जो मेटल आयन होते हैं दोनों लुईस एसिड हैं, एंड कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन के दौरान मेटल आयंस हाइड्रोजन आयन को एवं मुक्त फ्री करते हैं, यानी फ्री करते हैं। तो मेटल आयन प्लस HL तो ML और हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन जो फ्री करता है।
अतः कॉम्प्लेक्सेशन के दौरान सिस्टम या पीएच घट जाता है और इन सिस्टम्स के पीएच अनुमापन द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। यह मेथड जलीय तथा मिश्रित जलीय दोनों प्रकार के विलयनों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ बेरम। बेरम की विधि, यह एक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है। इस मेथड में स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kf की वैल्यू सॉल्यूशंस के पीएच की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। क्या बता रहा है कि यह एक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है। इस मेथड में स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kf की वैल्यू सॉल्यूशंस के पीएच की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेंट्रल मेटल आयन के साथ हाइड्रोजन प्लस आयन भी प्रेजेंट हो तो दोनों हाइड्रोजन प्लस या मेटल प्लस यम प्लस आयन लिगेंड से जुड़े होते हैं, जिसे निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग पहला पॉइंट में लिखेंगे यल प्लस एच प्लस के इक्विलिब्रियम स्टेप में है यहाँ एच यल प्लस, तो के का वैल्यू हो जाएगा एच यल प्लस, इसके अपान में लिखेंगे यल इंटू एच प्लस को लिखेंगे, इसका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बेसिक लिगेंड एसिड, बेसिक लिगेंड एसिड दूसरा स्टेप में लिखेंगे यल प्लस यम प्लस लिगेंड प्लस मेटल प्लस यहाँ के एफ में लिखेंगे तो के एफ का वैल्यू हो जाएगा यम यल प्लस यहाँ प्राप्त होता है। के एफ बराबर यदि वैल्यू निकाले तो हम हो जाएगा इस प्रकार से यम यल प्लस अपान हो जाएगा यल और यम को इसको लिखेंगे, समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो जाता है। बेसिक लिगेंड मेटल आयन है, यहाँ के एफ लिगेंड के एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट है। माना कि CH CM एवं Cl आर द इनिशियल कांस्टेंट क्रमशः H प्लस M प्लस और लिगेंड के प्रारंभिक सौंदरण हैं, जिन्हें मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। ये तीनों सौंदरण हमें ज्ञात हैं और इन्हें हम निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, जिससे CH बराबर H प्लस प्लस H और L प्लस, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। CM बराबर लिखेंगे M प्लस प्लस M L प्लस, समीकरण नंबर 4। Cl बराबर हो जाएगा L इंटू प्लस यम यल प्लस प्लस एच यल प्लस, समीकरण नंबर 5। फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग लिखेंगे इसको यल बराबर एच यल प्लस बटा एच प्लस और के, समीकरण नंबर 6। फॉर्म इक्वेशन नंबर थर्ड नंबर इक्वेशन से कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा हमारा एच यल प्लस बराबर सी एच माइनस एच प्लस, समीकरण नंबर 7। फॉर्म इक्वेशन नंबर यदि हम 6 और 7 को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से L प्लस बराबर हो जाएगा CH माइनस H प्लस इन बटा H प्लस के, समीकरण नंबर 8 हमारा प्राप्त हो जाता है। फॉर्म इक्वेशन नंबर हमको 5 से कुछ इस प्रकार हो जाता है, यानी कि L प्लस बराबर Cl माइनस HL प्लस माइनस L, समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो जाता है। फॉर्म इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 से हमको कुछ इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा L प्लस बराबर Cl माइनस इन कोष्टक CH माइनस H प्लस लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, माइनस में लिखेंगे CH माइनस H प्लस बटा H प्लस के, समीकरण नंबर हमारा 10 प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखें फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 से हमको इस प्रकार से कुछ प्राप्त होगा M प्लस बराबर CM माइनस यम यल प्लस, ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगा। फॉर्म इक्वेशन नंबर 10 और 11 से कुछ इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो जाएगा इक्वेशन यम प्लस बराबर CM माइनस CL माइनस CH माइनस H प्लस माइनस CH माइनस L प्लस बटा H प्लस के, समीकरण नंबर 12। इक्वेशन नंबर 8, 10, 12 से स्पष्ट होता है कि जो पीएच मीटर की सहायता से वी कैन डिटरमाइन L प्लस यम L प्लस एंड यम प्लस रिस्पेक्टिविटी, यानी कि रिस्पेक्टिविटी का सौंदरण ज्ञात कर सकते हैं। और जब इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 12 में रखा जाता है तो हमें बाइनरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kf का मान ज्ञात होता है और इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स की स्थिरता को ज्ञात कर लेते हैं। ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं इरविंग तथा रोसोटी की संशोधित विधि, यानी इरविंग और रोसोटी मेथड। इरविंग तथा रोसोटी की संशोधित विधि, इरविंग और रोसोटी मेथड। इरविंग एंड रोसोटी नाम के वैज्ञानिक ने बेरम की जो पीएच अनुमापन तकनीकी है उसकी एक संशोधित मेथड को दिया था। जो हम मेथड को अभी पढ़े बेरम मेथड,
इसको जो सुधार करके इरविंग और रोसेटी ने इस मेथड को संशोधित मेथड दिया। इस तकनीकी से लिगेंड के प्रोटॉन लिगेंड कांस्टेंट KNH तथा मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kn दोनों के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि यल पूर्ण रूप से वियोजित लिगेंड है तो यह मेटल लिगेंड यानी कि ML ML2 आदि मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ प्रोटॉन से संयुक्त होकर LH LH2 आदि प्रोटॉन लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा। तो L प्लस H इक्विलिब्रियम LH हो जाएगा समीकरण नंबर 1, LH प्लस H LH2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2, LHJ -1 प्लस H तो LHJ समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से इन विभिन्न स्टेप्स में बने प्रोटॉन लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेप वाइज प्रोटॉनेशन यानी इन विभिन्न स्टेप में बने प्रोटॉन लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेप वाइज प्रोटॉनेशन कांस्टेंट KNH का मान समीकरण नंबर के अनुरूप निम्न रूप से लिखा जा सकता है। तो KJH बराबर लिखेंगे LHJ इन बटा LHJ -1 ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाता है। तथा ओवरऑल प्रोटॉनेशन कांस्टेंट बीटा HN का मान इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? बीटा JH बराबर हो जाएगा LH बटा L इंटू H, यहाँ LH2 बटा LHH LHJ बटा LHJ -1 H समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिखेंगे बीटा JH बराबर K1H K2H डॉट डॉट से हम KJH तक लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा JH बराबर हो जाएगा सिग्मा J बराबर 1 J बराबर J KH और J समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। यन बार के अनुरूप इरविंग रोसेटी नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए भी संभवन फलन फॉर्मेशन फंक्शन यन बार ए प्रस्तावित किया, जो कि यन बार के अनुरूप निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करेंगे यन बार ए सिग्मा J बराबर 0 से J इंटू बीटा JH इंटू HJ, इसके बट्टे में लिखेंगे सिग्मा J बराबर 0 से J बीटा JH और HJ समीकरण नंबर 7 प्राप्त होता है। प्रोटॉन लिगेंड फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है? प्रोटॉन लिगेंड फॉर्मेशन कांस्टेंट K1H K2H आदि के मान यन बार ए तथा पीएच के बीच आलेखित प्रोटॉन लिगेंड फॉर्मेशन वक्र की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यन बार ये बराबर होता है 0.5 पर पीएच मान होता है इसका log K1H और यन बार ए बराबर 1.5 पर पीएच मान जो होता है log K2H आदि होता है। लिगेंड के आयनन साम्य के अध्ययन तथा स्टेबिलिटी की गणना के लिए निम्नलिखित स्थिर तापित यानी थर्मोस्टेट्स विलयन कार्बोनेट मुक्त मानक सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के द्वारा पीएच मापी की सहायता से अनुमापित टाइट्रेट किए जाते हैं। अब अगला स्टेप में देखेंगे अम्ल यानी कि HClO4 या HNO3 प्लस उदासीन लवण NaClO4 या KNO3। दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग मिश्रण 1 प्लस लिगेंड की अधिक या धातु आयन से 4 या 5 गुनी मात्रा होती है। थर्ड नंबर लिखेंगे मिश्रण 2 प्लस धातु का विलयन। प्रत्येक प्रकरण में मिलाए गए क्षार पर प्राप्त पीएच मानों को आलेखित करने पर प्राप्त अनुमापन वक्रों यानी टाइट्रेशन कर्व्स के बीच के क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अंतरों के मानों में यन बार ए यन बार तथा पीएल के मान इरविंग रोसेटी के द्वारा दी गई हैं इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमारा है यन बार ए बराबर YTL प्लस V डैश माइनस V डबल डैश इंटू यन प्लस E0 बटा V0 प्लस V1 कोष्टक में इसके अपान में T1 लिखेंगे समीकरण नंबर 8 हो जाएगा हमारा। और यन बार बराबर लिखेंगे V ट्रिपल डैश माइनस V डबल डैश कोष्टक लगाएंगे और यन प्लस E0 प्लस TL इंटू लिखेंगे Y माइनस यन बार ए कोष्टक इसके अपान में लिखेंगे V0 प्लस V डबल डैश
एन बार ए इंटू टी एम, समीकरण नंबर 9 हो जाएगा। और पी एल बराबर हो जाएगा log 10 और सिग्मा जे जीरो से जे बराबर होता है रो बीटा जे एच कोष्टक इंटू 1/NT log बीटा फन हो जाएगा टी एल माइनस एन बार टी एम, समीकरण नंबर 10 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ प्राप्त होता है। प्रोटॉन लिगेंड फॉर्मेशन का कर्व कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको इसको बनाना होता है। और दूसरा नंबर है पीएच अनुमापन कर्व है। ये पीएच अनुमापन कर्व है, ये प्रोटॉन लिगेंड फॉर्मेशन कर्व है। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। जो थर्ड नंबर का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर्व। ये जो है तीनों जो ग्राफ दिखाए हम, ये है इरविंग रोसेटी का मेथड। यदि आप इस ग्राफ को बनाते हैं तभी आपको फुल मार्क मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बियर के रूल के अनुसार, यानी बियर के रूल के अनुसार किसी रंगीन पदार्थ के सॉल्यूशन का, क्या होता है कि बियर के रूल के अनुसार किसी रंगीन पदार्थ के सॉल्यूशन का ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कंसंट्रेशंस के समानुपाती होता है। अतः कलरफुल कॉम्प्लेक्स एंड किलेट के स्टडी में स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का उपयोग बहुत अधिक होता है। कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के निर्धारण से पहले कॉम्प्लेक्स का अणुशुद्ध मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जॉब की कंटिन्यूअस वेरिएशन मेथड अथवा स्लोप रेशियो मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें जॉब की मेथड सरल और सर्वश्रेष्ठ होता है। केएफ का मान यानी वैल्यू ऑब्जर्वेंट ए की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस मेथड को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड कहते हैं। केएफ का मान यानी वैल्यू ऑब्जर्व ए की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस मेथड को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड कहते हैं। जब मेटल आयन लिगेंड से जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बताया जा रहा है कि जब मेटल आयन लिगेंड से जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स और मेटल आयन के ऑब्जर्वेंट विभिन्न होते हैं और ये डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। कॉम्प्लेक्स का अवशोषण लंबर्ट बियर लॉ की हेल्प से ज्ञात किया जाता है, जिसे निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। ए बराबर एप्सिलॉन सीएल, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसमें से इस समीकरण में ए जो है अवशोषणांक यानी ऑब्जर्वेंस होता है और एप्सिलॉन जो होता है मोलर इनिशिएशन कोफिशिएंट होता है। सी जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। एल जो होता है ऑप्टिकल पथ लेंथ होता है। ए बराबर एप्सिलॉन सीएल समीकरण नंबर 1 होता है। अब हम लोग देखते हैं हाँ ए यानी ऑब्जर्वेंस की वैल्यू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या होता है कि जो ए ऑब्जर्वेंस की वैल्यू है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मान की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। माना कि यम प्लस एक मेटल आयन है तो लिगेंड एल से जुड़कर यम एल प्लस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। तो यम 2 प्लस एल तो यम एल 2+ हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ द एक्शंस। तो के एफ बराबर हो जाएगा यम एल प्लस 2 बटा यम प्लस 2 इंटू एल, समीकरण नंबर 2। के एफ क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। जब हम ऑब्जर्वेंस और वेवलेंथ के मध्य ग्राफ को खींचते हैं, क्या बता रहा है कि जब हम ऑब्जर्वेंस और वेवलेंथ के मध्य ग्राफ को खींचते हैं तो हमें कुल पीक मिलते हैं। क्या होता है? हमें कुल पीक मिलते हैं जिनकी सहायता से हेल्प से हम ऑब्जर्वेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं। निम्न स्पेक्ट्रा से डार्क सिग्नल पीक कॉम्प्लेक्स को प्रदर्शित कर रहा होता है, जबकि जो डॉटेड सिग्नल होता है वो सेंट्रल मेटल आयन को प्रेजेंट करता है। कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ होता है। क्या बता रहा है कि जो ये हमारा डार्क सिग्नल होता है, पीक होता है, ये कॉम्प्लेक्स को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि जो ये डॉटेड लाइन से दर्शाया गया ये सेंट्रल मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इस प्रकार से वेवलेंथ और मॉलिक्यूलर ऑब्जर्वेंस के बीच हमारा ग्राफ खींचा गया है। इस प्रकार से ग्राफ होता है जो कि एम एल प्लस 2 यहाँ बीच में है और एम प्लस 2 यहाँ एम प्लस 2 इस प्रकार से है 0, 10, 20, 30, 40, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक इस प्रकार से हमारा ग्राफ प्राप्त होता है। माना कि CM, CL और CMI और लिगेंड के प्रारंभिक सौंदर्य हैं। तो
तीन सांद्रणों को मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। यह हमें ज्ञात होते हैं और इनका सांद्रण निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। Cm बराबर होता है m+m2++ml+2 समीकरण नंबर 3। Cl बराबर होता है ml+2+l समीकरण नंबर 4 होता है। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स का सांद्रण ज्ञात कर सकते हैं। A बराबर एप्सिलॉन m इंटू यल प्लस 2l। इस या तो हम लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से m l+2 बटा A बटा एप्सिलॉन यल लिख सकते हैं। एप्सिलॉन यल को इसके बटे में लिखेंगे, इसके बराबर यदि हम लिखेंगे हमारा समीकरण नंबर 5 बन जाता है। फॉर्म इक्वेशन नंबर 5 से हम यह स्पष्ट होता है कि यदि हमें कॉम्प्लेक्स का ऑब्जर्वेंस ज्ञात हो, यानी जो इक्वेशन नंबर हमारा 5 प्राप्त हुआ, इस फॉर्म इक्वेशन नंबर 5 से स्पष्ट होता है कि यदि हमें कॉम्प्लेक्स का ऑब्जर्वेंस ज्ञात हो तो हम कॉम्प्लेक्स ml+2 का सांद्रण ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 एवं 5 क्या होता है कि 3 यदि 5 इक्वेशन को मिला दें तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन प्राप्त होता है। Cm बराबर होता है m+2 + A बटा सी एप्सिलॉन यल। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं m+2 बराबर Cm माइनस A बटा एप्सिलॉन यल। इस समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म इक्वेशन नंबर 4 और 5 से यदि 4 और 5 का मिश्रण किया है तो किस प्रकार से होगा। Cl बराबर होता है A/Cl एप्सिलॉन यल प्लस यल। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि यल का वैल्यू निकालें तो यल बराबर हो जाएगा Cl माइनस A बटा एप्सिलॉन यल। ये समीकरण नंबर हमारा 7 प्राप्त हो जाता है। इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 से स्पष्ट होता है कि ऑब्जर्वेंस वैल्यू की हेल्प से हम कंसंट्रेशन ml+2 के सांद्रण ज्ञात कर सकते हैं और जब इन मानों को इक्वेशन नंबर 2 में रखा जाता है तो हमें Kf का मान प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है जॉब्स मेथड या कंटिन्यूअस वेरिएशन मेथड। यह मेथड एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड क्या बताया कि यह मेथड जो है एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन संगठन ज्ञात कर सकते हैं। यह मेथड उन सॉल्यूशंस के लिए भी यूजफुल होता है जहां पर केवल एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। क्या बता रहा है कि यह मेथड उन सॉल्यूशन के लिए भी यूजफुल होता है जहां पर केवल एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इन मेथड में निम्न स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? इसमें से जो पहला स्टेप होता है इसमें बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम हम कॉम्प्लेक्स के 10 सॉल्यूशन बनाएं। क्या होता है कि सर्वप्रथम हम कॉम्प्लेक्स के 10 सॉल्यूशन को बनाएं जिसमें से सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के अनुपात भिन्न होते हैं। क्या बताया गया कि सर्वप्रथम हम कॉम्प्लेक्स के 10 सॉल्यूशन बनाएं जिसमें से सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के अनुपात भिन्न होते हैं, परंतु प्रत्येक सॉल्यूशन का जो टोटल वैल्यू होता है 10 ml होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिए हैं 10 सॉल्यूशन बनाए हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू ऑफ द सेंटीमीटर माइनस आयन में होता है, मिलीमीटर में है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैल्यू ऑफ द लिगेंड इन ml में देखेंगे तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ इस प्रकार से हम 10 सोल्यूशन बनाए थे जिसमें से हमको लिगेंड के अनुपात में भिन्न, परंतु प्रत्येक सोल्यूशन का टोटल वैल्यू हमको 10 होना चाहिए, 10 ml होना चाहिए। माना कि कॉम्प्लेक्स का टोटल सांद्रण C लिगेंड और CMI का सांद्रण क्रमशः Cl एवं Cm है, तब C बराबर Cm प्लस Cl समीकरण नंबर 1 होता है। दूसरा नंबर स्टेप में लिखे हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से प्रत्येक सॉल्यूशंस की ऑब्जर्वेंस ज्ञात की जाती है, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से प्रत्येक सॉल्यूशंस का ऑब्जर्वेंस ज्ञात किया जाता है। थर्ड नंबर देखते हैं कि ऑब्जर्वेंस और लिगेंड मोल फंक्शंस, यानी ऑब्जर्वेंस और लिगेंड मोल फंक्शन प्रभाज के बीच ग्राफ खींचे जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस का एक पॉइंट प्राप्त होता है जिससे निम्न ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ खींचते हैं हम ऑब्जर्वेंस और मोल फ्रैक्शंस के बीच में हम ग्राफ खींचे हैं। यहाँ ऊपर में हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस प्राप्त होता है और नीचे जो होता है Cl/C बराबर mf प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को लिखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को C से डिवाइड करने पर यदि हम इक्वेशन नंबर जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर है इसको हम यदि C से डिवाइड करें तो क्या होगा, C/C बराबर तो Cm/C प्लस Cl/C तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से C से C कट जाएगा 1 और Cm/C रहेगा और Cl/C भी रहेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो जाता है।
एस बराबर होता है Cl/C मोल फ्रैक्शंस mf होता है। समीकरण नंबर 3 ये होता है। फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, 2 और 3 से इसको क्या करेंगे हम, एस का वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 1 बराबर हो जाएगा Cm/C प्लस mf। Cm/C बराबर होता है 1 माइनस m इंटू एफ। समीकरण नंबर 4। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशंस 4। Cl/C बटा Cm/C एम एफ बटा होता है L 1 माइनस एम एफ। Cl/Cm बराबर होता है एम एफ अपान 1 माइनस एम एफ। समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से बताया गया कि जो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन नंबर 4 है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मिक्स करेंगे तो किसी प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाता है। माना कि यम एक CMJ है जिसके साथ n लिगेंड जुड़े हुए हैं और यह कॉम्प्लेक्स MLN का फॉर्मेशन करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में n लिगेंड की संख्या है जिसकी गणना निम्नानुसार है। माना कि यम एक CMJ है जिसके साथ n लिगेंड जुड़े हुए हैं और यह कॉम्प्लेक्स MLN का फॉर्मेशन करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में n लिगेंड की संख्या है जिसकी गणना निम्नानुसार करते हैं। n बराबर हो जाएगा Cl/Cm। समीकरण नंबर 6। इस फॉर्म इक्वेशन नंबर 5 और 6, यदि हम 5 और 6 इक्वेशन को मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो हमारा 5 नंबर इक्वेशन था वो Cl/Cm था और बराबर होता है mf बटा 1 माइनस mf था। और समीकरण नंबर 6 जो है हमारा n बराबर Cl/Cm है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन से 5 और 6 में इक्वेशन से हम n बराबर लिख सकते हैं mf/1 माइनस m और इंटू एफ। ये समीकरण नंबर हमारा 7 प्राप्त हो जाता है। ग्राफ की सहायता से हम एम एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो ग्राफ है उसकी सहायता से हम एम एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब इस मान को इक्वेशन नंबर 7 में रखा जाता है तो हमें n का मान प्राप्त होता है, अर्थात हम कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशंस ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका लिमिटेशन देख सकते हैं। पहला है, इस मेथड का केवल उन सॉल्यूशंस में प्रयोग किया जाता है जहां पर केवल एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बताया गया कि इस मेथड का केवल उन सॉल्यूशंस में प्रयोग किया जाता है जहां पर केवल एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा नंबर उपयोग है, लिमिटेशन है इसका, सारे सॉल्यूशंस में टोटल वैल्यू सदैव कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या बता रहा है कि सारे सॉल्यूशन में टोटल वैल्यू सदैव कांस्टेंट रखना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।